हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोम में या मॉस में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह सकते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स कह सकते हैं आप, जिसमें कॉलम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉलम कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। कॉलम क्या होता है? कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट होता है। कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट होता है। यह वह वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है, उसे कॉलम कहते हैं। अब स्ट्रट क्या होता है? देखिए, स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट पे भी हमेशा कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है, हमेशा कंप्रेसिव लोड ही लगता है, और कॉलम पर भी हमेशा कंप्रेसिव लोड लगता है। सभी कॉलम तो स्ट्रट हो सकते हैं, लेकिन सभी स्ट्रट कॉलम नहीं हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट होता है। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट किसी भी डायरेक्शन में वह मेंबर होता है। जरूरी नहीं है कि वह हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो, वह इंक्लाइंड भी हो सकता है, किसी एंगल पे झुकी हुई हो सकती है। तो किसी भी डायरेक्शन में वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है उसे स्ट्रट बोलते हैं। बट उसी स्ट्रट में कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो वर्टिकल मेंबर होंगे, उन्हीं वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं कॉलम। देखो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है स्ट्रट का। अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज कंप्रेसिव लोड इन एनी डायरेक्शन। अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का वह मेंबर विच कैरीज कंप्रेसिव लोड इन एनी डायरेक्शन, जिस पर किसी भी स्ट्रक्चर का वह मेंबर जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है, उसे स्ट्रट कहते हैं। जबकि कॉलम क्या है? और मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरीज कंप्रेसिव लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन। यह वर्टिकल डायरेक्शन में वह मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कॉलम, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर हम केवल कॉलम की ही चर्चा करेंगे। स्ट्रट, कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट ही होता है। स्ट्रट का डेफिनेशन मैंने इसलिए बता दिया, वो कंफ्यूजन ना हो कि कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट होता है। बस होता है क्या, स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो वर्टिकल भी हो सकते हैं और इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, बट हमें केवल उन्हीं में से वर्टिकल जो डायरेक्शन में मेंबर होता है उसी को ले लेंगे, उसे क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है। कॉलम का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग, तो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में जो वर्टिकल मेंबर होता है कॉलम होता है। ठीक है। और भी छोटे छोटे मशीन या बड़ी मशीनों में जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मेंबर आपको मिलेगा जिस पर कंप्रेसिव लोड एक्ट हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, स्तंभ का वर्गीकरण। इसे तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कॉलम को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोड, नंबर ए पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लोड, भार के आधार पर। अब देखिए, लोड के आधार पर देखा जाए तो कॉलम दो प्रकार का होता है। लोड के आधार पर देखा जाए तो कॉलम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है एक्सियल लोड कॉलम, और एक होता है इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। एक्सियल लोडेड कॉलम एंड सेकंड होता है आपका इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अगर मैं हिंदी में बात करूं इनको, तो एक्सियल लोडेड कॉलम को बोलते हैं अक्षीय
भारित कॉलम या स्तंभ। और इसेंट्रिक लोडेड कॉलम को बोलते हैं उत्केंद्रित या उत्केंद्रीय भारित कॉलम। दोनों को समझ लेते हैं होता क्या है। जब कॉलम पर जो वर्टिकल लोड लगता है, उस वर्टिकल लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है कॉलम के एक्सिस पे जाके लगता है, तो उसे बोलते हैं एक्सियल लोडेड कॉलम। जब लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसके एक्सिस से थोड़ा सा दूर जाके हट के लगता है, उसे बोलते हैं उत्केंद्रीय भारित कॉलम। ये मान लीजिए आपका कॉलम है, ये इसका हो गया क्या, एक्सिस हो गया कॉलम का। अगर कॉलम पे जो लोड लग रहा है वो इसी एक्सिस पे आकर के लगे, अगर कॉलम की जो बल की क्रिया रेखा है, जो भार की क्रिया रेखा है, जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉलम के एक्सिस पे ही जाके लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल लोडेड कॉलम। और जब यही लोड कॉलम के एक्सिस से थोड़ा सा दूर जाकर के लगे, कॉलम का एक्सिस यहां पर हो गया और लोड आपका लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। जब यहां पर लोड लगे तो इस प्रकार के कॉलम को बोलते हैं इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। और यहां पर लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ कॉलम के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड दो टाइप का होता है, एक्सियल लोडेड कॉलम, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो उस पर भार लगा हुआ है कॉलम पर, जो कॉलम पर लोड लगा हुआ है वो लोड कॉलम के एक्सिस पे जाके अगर लगता है तो एक्सियल लोडेड कॉलम हो गया। और अगर उसके एक्सिस पे जाके न लगे, थोड़ा सा दूर जाके हट करके लगे, मतलब एक्सिस पे न लगे बाकी कॉलम के कहीं और जगह लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अगर हम कॉन्सेप्टियल की बात करें यहाँ पर, तो देखिए एक्सियल लोडेड कॉलम ये ऐसा कॉलम होता है जो कि केवल क्रशिंग लोड से ही फेल हो सकता है। अगर कॉलम के एक्सिस पे लोड लगेगा तो वो बकलिंग नहीं हो सकता, झुक नहीं सकता है। जब भी ये कॉलम फेल होगा तो ये क्रशिंग लोड से फेल होगा, यानी कुचलने वाले भार से फेल होगा। ये जब इसको आप बिल्कुल कुचल देंगे, इतना लोड लगाया जाएगा कि ये क्या होगा, क्रश कर जाएगा, तभी जाके फेल हो सकता है। इसेंट्रिक लोडेड कॉलम जो होता है ये क्रश करने से पहले बकलिंग हो जाता है। बकलिंग का मतलब होता है झुक जाना। जब उसके एक्सिस पे लोड नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा दूर हट के लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये झुक जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं सेकेंड क्लासिफिकेशन का इसका, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, on the basis of slenderness ratio, हिंदी में बोलते हैं तनुता अनुपात के आधार पर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे तनुता अनुपात क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सा, शॉर्ट कॉलम, इसे बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम को हिंदी में कह सकते हैं छोटा स्तंभ।
मीडियम कॉलम, इसे बोलते हैं मध्यम स्तंभ, एंड लास्ट लॉन्ग कॉलम, लंबा कॉलम या लंबा स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 टाइप का आपका कॉलम होता है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। शॉर्ट कॉलम क्या होता है? जब सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 30 से कम होता है उसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम। जब सिलेंडरनेस रेशियो को एस आर से डिनोट किया जाता है, एस से सिलेंडर, आर से रेशियो। व्हेन सिलेंडरनेस इज लेस देन 30 दैट इज शॉर्ट कॉलम। जब सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 30 से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। जब सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 30 से लेकर के 120 के बीच में होता है तो ये मीडियम कॉलम कहलाता है। और जब सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू इज ग्रेटर देन 120, 120 से ज़्यादा होता है तो इसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लोड दैट कॉलम इज 2 टाइप्स, एक्सियल लोडेड कॉलम एंड इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, थर्ड 3 टाइप का होता है ये, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, ये 3 टाइप का होता है। अब इसका थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन, on the basis of and condition। Number C, on the basis of and condition। एंड कंडीशन को क्या बोलते हैं? शिरा स्थिति, आधार पर अब देखिए, कॉलम के एंड कंडीशन का मतलब उसका जो किनारा होता है उसकी हम बात कर लें तो इसके बेसिस पे 4 टाइप का होता है। कैसे? या तो इसके कॉलम के दोनों किनारे फिक्स हो सकते हैं, फिक्स्ड कर दिया जाए, फिक्स सपोर्ट लगा दिया जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं बोथ एंड्स फिक्स्ड, दोनों सिरे आबद्ध हो। ठीक है, या इसका दूसरा हो सकता है कि दोनों एंड उसके पिंड हो, पिन ज्वाइंट किया गया हो, या हिंज कह सकते हैं, उसे हिंज कह सकते हैं। बोथ एंड्स हिंज्ड या पिंड, दोनों सिरे कब्जेदार हो। थर्ड नंबर आता है आपका 1, ये सेकेंड, थर्ड। जब देखिए 2 कंडीशन तो आपका ये हो गया कि उसके दोनों किनारे कैसे हैं? फिक्स हो। जब दोनों किनारे उसके कैसे हो? कब्जेदार हो। अब 2 कंडीशन और बचता है, जब एक किनारा उसका फिक्स कर दिया जाए और दूसरा किनारा फ्री कर दिया जाए। एंड लास्ट है जब एक किनारा फिक्स कर दिया जाए और दूसरे वाले किनारे पर हिंज सपोर्ट लगा दिया जाए। वन एंड फिक्स्ड and other end
फ्री, एक सिरा आबद्ध हो और दूसरा कैसा हो, स्वतंत्र हो। एंड लास्ट फोर्थ, वन एंड। ये जो चारों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में ये छोटे छोटे जेई क्वेश्चन में पूछते हैं। जेई के एग्जामों में ऐसा ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन चारों में से कोई एक कंडीशन दे देता है। अदर एंड कैसा हो, हिंज्ड हो। एक सिरा उसका कैसा हो, आबद्ध हो और दूसरा कब्जेदार हो। ठीक है, डायग्राम को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम पहले टाइप की बात करें, अगर यहाँ पे व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड, ये कॉलम है आपका, यहां से फिक्स कर दिया गया है और ऊपर से भी फिक्स कर दिया गया है। बोथ एंड कैसा है इसका, फिक्स है। बोथ एंड हिंज्ड, दोनों पे हिंज कैसे लगेगा, एक कॉलम ये हो गया, यहां पे जो है एक हिंज सपोर्ट लगा दिया गया है, इस तरीके से हिंज सपोर्ट पिन लगा दिया गया है। ठीक है, जब एक फिक्स और एक फ्री हो, यानी एक किनारा फिक्स कर दिया गया और दूसरा फ्री कर दिया गया, एंड लास्ट जब एक फिक्स कर दिया जाए और एक हिंज लगा दिया जाए इस पर। ठीक है, तो ये चार टाइप के कॉलम हो गए। अब मैं बात करता हूँ सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, जिसकी मैंने अभी बात किया था यहाँ पर कि व्हेन सिलेंडरनेस रेशियो वैल्यू इज लेस देन 30, दैट इज कॉलम ऑफ short column. When slenderness ratio is equal to 30 to 120, column is medium column, and when slenderness ratio is greater than 120, column is long column. अब कुछ पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, जैसे इफेक्टिव लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है कॉलम का, स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। इन पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल में भी काफ़ी इसका यूज होगा इस चैप्टर के। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी अब हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है। एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की वास्तविक लंबाई या स्तंभ की वास्तविक लंबाई क्या है। देखिए, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम का जो एक्चुअल लेंथ है, कॉलम की जितनी लंबाई आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। यानी एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की जो डिस्टेंस है
जो हाइट है वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, यहां पर अब एक शब्द और आता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, स्तंभ का प्रभावी लंबाई। देखिए, स्तंभ का प्रभावी लंबाई, प्रभावी शब्द से आप समझ रहे हैं कि जब कॉलम पर कोई लोड लगता है उसके जितने लंबाई में उस लोड से इफेक्टिव होता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इफेक्टिव होने का मीन्स ये है कि जितने लंबाई में उसमें बकलिंग होने वाला होता है या हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन और कह सकते हैं कि कॉलम में हमेशा दो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होता है, नति परिवर्तन बिंदु जिसे हम बोलते हैं, बीम के केस में पढ़े हैं हम लोग उसको। तो दोनों पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कहते हैं। अगर मैं इनके डायग्राम की बात करूं तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है आपका। अब यहां पर देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम को हमने एल से डिनोट किया हुआ है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को मैंने स्मॉल एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, स्मॉल एल कैपिटल एल ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में भी मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना इफेक्टिव लेंथ, जितना एक्चुअल लेंथ आपका होता है उस पूरे लंबाई पर इफेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लंबाई अलग अलग होता है, अलग अलग एंड कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए कॉलम की एक्चुअल लंबाई कैपिटल एल है, देखिए यहां पर दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, या कॉलम की जो एक्चुअल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। बट जब इस पर कोई लोड लगेगा तो ये किस प्रकार से बकलिंग होगा। बकलिंग का मतलब होता है झुक जाना। बीम के केस में उसे बेंडिंग बोलते हैं और कॉलम के केस में उसे बकलिंग बोलते हैं। तो जब इस पर लोड लगेगा तो ये कुछ इस प्रकार से झुकेगा, ऐसे हो जाएगा। पूरे लंबाई में नहीं बकलिंग हुआ, केवल इतने लंबाई में बकलिंग हुआ, तो इसी लंबाई को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। उसके जितने लंबाई में इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम कैपिटल एल है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कितना है, स्मॉल एल। तो दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। दोनों को चलिए हम लोग इनका डिफरेंस निकालते हैं, या दोनों का रिलेशन क्या है। दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एल एंड कैपिटल एल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल आपका इसी पे लगेगा। तो एक तरफ हम लोग कॉलम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। एंड कंडीशन, और दूसरी साइड हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे इफेक्टिव लेंथ का। यदि एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम कैपिटल एल है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम स्मॉल एल है तो क्या हो जाएगा दोनों में रिलेशन। देखिए पहला रिलेशन, जब दोनों एंड उसके कैसे हैं, बोथ एंड फिक्स्ड हैं, जब दोनों किनारे उसके फिक्स होते हैं तो स्मॉल एल का जो वैल्यू होता है वो 2l के बराबर हो जाता है, सॉरी l/2, l/2। जब दोनों एंड उसके कैसे हैं, दोनों एंड उसके फिक्स है तो स्मॉल एल बराबर l/2। कैपिटल एल क्या है, एक्चुअल लेंथ। मान लीजिए 10 मीटर लंबाई का एक्चुअल लेंथ कॉलम है, 10 मीटर लंबाई, और दोनों किनारे उसके फिक्स कर दीजिए, तब उसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा,
5 मीटर, उसके 5 मीटर लंबाई पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जब बोथ एंड हिंज हो तब क्या हो जाएगा, L बराबर कैपिटल L, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब वन एंड फिक्स्ड हो और अदर फ्री हो तब क्या हो जाएगा, L बराबर 2L हो जाएगा। एंड लास्ट, वन एंड फिक्स्ड हो और अदर एंड हिंज हो तब हो जाएगा L अपान अंडर रूट 2। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, बहुत यूज आगे होने वाला है ये, और अक्सर एग्जामों में ये पूछता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका दोनों का रिलेशन। अब मैं बात करता हूं सिलेंडरनेस रेशियो की। सिलेंडरनेस रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं तनुता अनुपात। इसको आप फॉर्मूले से ही याद कर लीजिए। किसी भी कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है उसे SR से डिनोट करते हैं, और ये SR होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ, यानी सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ अपान में रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैं कॉलम के केस की बात करूं तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन लेके चलते हैं। लीस्ट माने होता है मिनिमम। तो सिलेंडरनेस रेशियो बराबर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहूं मैं तो प्रभावी लंबाई अपान में न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, SR बराबर इफेक्टिव लेंथ स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग यहाँ पर K से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ को भी आप मान लीजिए मिलीमीटर में ले लिया तो सिलेंडरनेस रेशियो भी क्या होता है, एक डिस्टेंस में ही होता है, तो वो भी मिलीमीटर में हो गया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यून परिभ्रमण त्रिज्या। ये क्या होता है, K बराबर अंडर रूट I अपान A। तो क्योंकि हमने यहाँ पर लीस्ट वर्ड यूज किया हुआ है इसलिए यहाँ पे I मिनिमम लेके चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते हैं। तो यह मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, यानी अंडर रूट I मिनिमम अपान में A कह सकते हैं इसे हम। तो I मिनिमम क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वेयर I मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, कैसे निकालते हैं, I मिनिमम होता क्या है, IXX एंड IYY में जो सबसे कम हो, जो सबसे क्या हो, कम हो, लीस्ट वैल्यू। IXX और IYY में जो सबसे कम होता है उसी को हम लेके चलते हैं।
हमें मालूम है रेक्टेंगल शेप में जो कॉलम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी डी क्यूब अपान में 12, आई एक्स एक्स कैसे निकालेंगे, बी डी क्यूब अपान में 12, आई वाई वाई कैसे निकालेंगे, डी बी क्यूब अपान में 12। देखिए आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब अपान में 12 और आई वाई वाई कैसे निकालते हैं, डी बी क्यूब अपान में 12, दोनों में जो सबसे कम होता है उसको लेके चलते हैं। अगर सर्कुलर शेप में है तब इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी की पावर 4 अपान में 64। एरिया ऑफ कॉलम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, अगर रेक्टेंगल शेप में है तो b इंटू डी कर दीजिए, b इंटू डी कर दीजिए, अगर सर्कुलर शेप में है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ कॉलम है। एरिया ऑफ कॉलम, इसका फॉर्मूला b इंटू डी लगाएंगे कब, जब रेक्टेंगल शेप में होगा, आयत के शेप में होगा, और a बराबर हम लगाएंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर जब सर्कुलर शेप में रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और इसके क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। तो आज ये छोटा सा टॉपिक था ये, जिसमें मैंने आपको बताया स्ट्रट क्या है, कॉलम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम को कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है मैंने आपसे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्चुअल लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या है और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इसका हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कॉलम चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए एक अच्छा टॉपिक के साथ।